हेलो एवरीवन, सन सिटी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक भूकंप। भूकंप क्या है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भूकंप आने के कारण क्या है उसके बारे में देखते हैं। कारण, पहला कारण हम ले सकते हैं ज्वालामुखी, दूसरा वलन व घर्षण, तीसरा मानवीय क्रियाएं या मानव द्वारा जनित यह कारण हो सकता है भूकंप। तो भूकंप हम किससे कहेंगे? धरातल पर किसी स्थान पर आंतरिक भाग या भूगर्भ में कंपन करना ही क्या कहलाता है? भूकंप। ये कंपन कैसे होगा? जैसे ज्वालामुखी, ये धरातल है, इस धरातल से यहाँ से ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलेगा। तो जब लावा विस्फोट होगा तो धरातल में यहाँ आसपास क्षेत्र में क्या होगा? कंपन होगा। जब यहाँ से जो लावा बाहर निकलेगा तो यहाँ जो खाली क्षेत्र होगा तो चट्टानें प्लेटें क्या करेगी? यहाँ पर इस खाना पूर्ति पूरी करेगी, तो वलन या घर्षण पड़ेंगे, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसेगी। तब भी क्या होगा? दो प्लेटें टकराने से कंपन होगा। और मानवीय क्रियाएं, उसमें हम देखेंगे मानवीय क्रियाएं कैसे, जैसे खनन करना, अत्यधिक खनन होने से जो मलबा ढह जाता है उसी की वजह से धरातल कंपन कर सकती है। बांध, जैसे टेरी बांध, उसे भी भूकंप आ सकता है। और परमाणु परीक्षण, वो भी एक परमाणु परीक्षण से भी भूकंप आ सकता है। यानी परमाणु परीक्षण धरातल के अंदर किया जाता है, उससे जो विस्फोट होता है उससे धरातल कंपन हो सकता है। उसे भी हम मानवीय क्रिया में ले सकते हैं भूकंप के कारण। तो चलिए भूकंप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भूकंप सामान्यतः वो क्षीणमय होता है। जब दूसरा झटका लगेगा मध्यम होगा और तीसरा जो विस्फोट होगा वो तीव्र गति से होगा, जिससे नुकसान पहुंचाता है धरातल पर। बिल्डिंगें वगैरह गिर जाती है, पेड़ पौधे, जनहानि हो जाती है। तो भूकंप के 3 चरणों में पहले झटका वो आपको क्षीण में लगेगा, दूसरा थोड़ा सा कम, और तीसरा तीव्र झटके से पृथ्वी कंपन करेगी। तो देखिए भूकंप किस तरह से, कहाँ से उत्पन्न होता है। मान लीजिए यहाँ से भूकंप का केंद्र बिंदु, इसको हम कहेंगे भूकेंद्र या हाइपो सेंटर। यहाँ से जब भूकंप उत्पन्न होता है वो 90 डिग्री पर धरातल की तरफ बढ़ता है, इसको हम कहेंगे अवकेंद्र। यानी भूकंप जहाँ सर्वप्रथम पहुँचता है उसको हम अवकेंद्र कहते हैं, सॉरी अधिकेंद्र कहते हैं। अवकेंद्र ये हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र ये हो जाएगा अवकेंद्र। यानी जब भूकंप मूल से जब भूकंप आएगा तो 90 डिग्री पर सबसे पहले सीधे यहाँ पहुँचेगा, इसको हम अधिकेंद्र कहेंगे। यहाँ से जब भूकंप की तरंगें हैं वो इस तरह से धरातल में फैलेगी, पी तरंगे, एस तरंगे, उसके बारे में अभी जानेंगे।
ऐसे। अति केंद्र को एक और कहते हैं हमें एपिसेंटर। एपिसेंटर भी कहते हैं, एपिसेंटर जहाँ भूकंप की किरणें पहुँचती है, अति केंद्र या एपिसेंटर भी कह सकते हैं। अब देखिए, भूकंप को मापने के लिए जो स्केल आती है उसको हम कहेंगे यंत्र। भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापी यंत्र दो है। एक तो है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जिसमें भूकंप का अध्ययन होता है, और जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफी कहते हैं, सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफी ये एक यंत्र आता है, उससे भूकंप की किरणें, तरंगें रिकॉर्ड होती है, और एक स्केल आती है उसका नाम है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, इस पर 0 से 9 तक अंकन होता है। ये भूकंप की तीव्रता को मापता है और ये इनकी तरंगों को मापता है, और जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, भूकंप की तरंगें 3 होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। इनके बारे में अध्ययन करेंगे अभी। देखिए, भूकंप की तरंगें, उससे पहले एक भूकंप संबंधित सिद्धांत आता है, पुनश्च प्रत्यास्थ पुनश्च सिद्धांत, जो एसएफ रीड के द्वारा दिया गया है। प्रत्यास्थ सिद्धांत का नाम आता है प्रत्यास्थ पुनश्च सिद्धांत, एसएफ रीड। इसको आपको कहीं कहीं एचएफ रीड भी मिलेगा। पुनर्चलन यानी इलास्टिक सिद्धांत आता है, यानी जैसे एक रबड़ लीजिए, अगर उस रबड़ को हम उसको तानेंगे, जब रबड़ टूटेगा तो ये जो कंपन आएगा, एकदम जब वापस स्थिति में आएगा तो कंपन होगा। उसी वजह से इन्होंने प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत दिया था, एचएफ रीड या एसएफ रीड ने। उन्होंने कहा जब प्लेटें में खिंचाव होता है, जब प्लेटें टूटती है ज़्यादा खिंचाव से, तनाव से, तब वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है, तो एक झटका महसूस होता है। उसी की वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। तो आगे देखिए, भूकंप की तरंगें कौन कौन सी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूकंप की तरंगें 3 तरंगें हैं। भूकंप की तरंगें 3 तरंगें आती है मुख्य रूप से। पहली तरंग पी तरंग, इस तरंग को के उपनाम भी है प्राथमिक तरंग, ध्वनि तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, एक नाम आता है अनुदैर्घ्य तरंग। इसको मौलिक तरंग भी कहते हैं, प्राथमिक को या मौलिक तरंग, ये इसके उपनाम आता है। पी तरंग की किन स्थितियों में गुजरती है, तो ये ठोस, गैस और द्रव में गुजरने में सक्षम है। इसकी सबसे तीव्र गति है वो ठोस पदार्थ में होती है। अगर पूछा जाए पी तरंग किस में सबसे ज़्यादा गति है, तो वो ठोस में है, और
किन किन पदार्थों में गुजर सकती है, तो ठोस, गैस, द्रव, तीनों में गुजर सकती है। और इसका जो कोणों का संचरण है वो, इसके कणों का संचरण है, संचरण एक सीध में होता है। कणों का संचरण या दोलन एक सीध में होता है, यानी जैसे कंपन होता है आगे पीछे। इस तरह से अगर इधर से आया कंपन, झटका लगा, तो वो तरंगे इस तरह से एक समकोण के रूप में, सॉरी, एक सीध में होगा। तो इसकी गति की बात करें तरंगों की, तो वो है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये संचरण करती है पट्टी के आंतरिक भाग में। तो आगे देखिए अगली तरंग, एस तरंग। एस तरंग को सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एस तरंग, इसको द्वितीयक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये प्रकाश तरंग भी है, इसको और कहते हैं प्रकाश तरंग या गौण तरंग भी इसका नाम भी आता है। ये किन पदार्थों में होकर गुजरती है, तो ध्यान देना, ये केवल ठोस पदार्थों में ही गुजरती है। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि कौन सी तरंग जल एवं गैस में नहीं गुजरती है, तो वो है ठोस, एस तरंग। ये तरल में लुप्त हो जाती है, तरल पदार्थ में लुप्त हो जाती है। और इनकी गति की बात करूं मैं, भूकंप की तरंगों की गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। इनके कणों का जो दोलन है वो समकोण होता है। कणों का दोलन कैसे होता है, समकोण पर होता है। यानी कणों का दोलन, अगर कोई पदार्थ है इसमें, तो इस तरह से ये समकोण पर है। कि आगे जो तरंग है वो है एल तरंग, जो धरातलीय तरंग, लव तरंग, रिले तरंग भी कहते हैं। इसका संचरण केवल धरातलीय पे ही होता है, एल तरंग का। तो अगली कौन सी है, एल तरंग। इसको धरातलीय तरंग, लव तरंग और रिले तरंग, ये धरातलीय तरंग है। जब पी और एस तरंगें आती है उससे उत्पन्न, जैसे यहाँ से भूकंप केंद्र, यहाँ से तरंगें जब टकराई तो ये इस तरह से चली जाएगी। जब यहाँ ये तरंगें टकराएगी तब यहाँ पे एल तरंग की उत्पत्ति होगी और ये पूरे पट्टी के चारों ओर चक्कर लगाएगी। इसको लंबी तरंग भी कहते हैं। लंबी तरंग यानी इसका सबसे मार्ग है वो लंबा होता है और सबसे ज़्यादा विध्वंस, सबसे जान माल की हानि पहुंचाती है वो एल तरंगी है। बाकी आंतरिक भावें जो इतनी खतरनाक नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे विध्वंसक तरंग कौन सी है तो एल तरंग है। इनकी जो गति तो
कमी है। इसकी गति की बात करें हम तो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही है, लेकिन ये धरातल पर होने पर जो धरातल के मानवों के द्वारा निर्मित जो भूदर्शीय है उनको ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। इसी कारण इसको विध्वंसक तरंग कहते हैं। और ये ठोस, द्रव और गैस में गुजर सकती है, द्रव और गैस में गुजर सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी कौन सी तरंग है जो तरल में नहीं गुजरती है? तो वो है एस तरंग। अब देखिए इन तरंगों का मार्ग है वो किस तरह से होगा। जैसे पृथ्वी यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, इसको भूकेंद्र, पॉक्स, अभिकेंद्र। जब भूकंप की तरंगें सीधे अधिकेंद्र पे टकराएगी एपी सेंटर पर, फिर इन तरंगों टकरा के ये तरंगें इस तरह से संचरण करेगी पृथ्वी के आंतरिक भागों में, इस तरह से ये जाएगी। पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, पी व एस तरंगे। इनका जो मार्ग है वो कैसा होगा? पी व एस का मार्ग है वो अवतलन होगा, जबकि एल तरंग जो धरातलीय पे चलती है उसका मार्ग कैसे होगा एल तरंग का? तो वो होगा उत्तल होगा। और पी और एस तरंगों को बॉडी तरंग या कायिक तरंग भी कहते हैं। पी व एस को बॉडी तरंग या कायिक तरंग भी कहते हैं। अब जब ये तरंगे पी और एस तरंगे जब धरातल पे गुजरेगी तो एक पी एस तरंगे निश्चित रूप मार्ग पर जाके मुड़ जाएगी, आगे नहीं जाएगी, जबकि पी तरंगे हैं वो धरातल के केंद्र से होकर विचलित होकर बाहर निकल जाएगी। तो एक शेडो जोन बनेगा, छाया क्षेत्र। तो एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक रहेगा, जबकि पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो 140 डिग्री तक रहेगा, 140 डिग्री तक। उसके बाद 140 के बाद में ये तरंगें वापस प्रदर्शित होगी, जबकि एस तरंगें 105 डिग्री के बाद 105 डिग्री तक लुप्त रहेगी। क्यों? इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तरल है या द्रव है, क्योंकि एस तरंगें द्रव पदार्थ से नहीं गुजरती है। अब देखिए इन समान जैसे भूकंप की तरंगें आई, उनके समान भूकंप की तरंगों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? समान तरंगों को, समान त्रिव तरंगों को, समान त्रिव तरंगों को मिलाने वाली रेखाओं को सम भूकंप रेखा या आइसो
सीस्मल कहते हैं। यानी समान त्रिभुज तरंगों को मिलाने वाली रेखाओं को हम समभूकंप रेखा या आइसोसीस्मल रेखा कह सकते हैं, और समान सतह पहुंचाने वाली रेखाओं को होमोसीस्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसीस्मल। ये समान नुकसान पहुंचाती है उन रेखाओं को मिलाने वाली होमोसीस्मल रेखा कहते हैं। अब देखिए, भूकंप जब आता है तो 0 से लेके 50 डिग्री तक जो भूकंप आएगा उसको हम सामान्य भूकंप कहेंगे। जीरो से 50 किलोमीटर तक भूकंप आएंगे वो सामान्य भूकंप होंगे, और 50 से 250 किलोमीटर 50 से 250 किलोमीटर गहराई में आएंगे वो मध्यम भूकंप कहलाएंगे। मध्यवर्ती भूकंप कहलाएंगे। और 250 से 700 किलोमीटर तक गहरे भूकंप आएंगे, इनको हम पतालीय भूकंप कहेंगे। 250 से 700 किलोमीटर। तो सबसे तीव्र जो भूकंप होंगे तो वो ज़्यादा नुकसान वो पहुंचाएंगे, क्योंकि धरातल से ये नज़दीक होंगे, 0 से 50 के बीच में, वो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। तो ये आज की क्लास आपके भूकंप के बारे में पूरी हुई है। नेक्स्ट क्लास हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, और सेंसिटिविटी पॉइंट को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि अधिक से अधिक सदस्य जुड़ सके। और आपके सामने बहुत जल्द हम लाइव क्लासें भी लेके आएंगे, और बाकी चीज़ें वापस नेट है, फर्स्ट ग्रेड है, ज्योग्राफी के बारे में डिटेल से हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पटवार है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।